हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके सामने एक इंपॉर्टेंट वीडियो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस की लेके आ रहा हूं। और जो आज टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में, वो है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो इस केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिस्कस करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो इसके रिलेटेड टॉपिक है जैसे डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो तभी जाके आपको समझ में आ जाएगा। खासकर रेप्लिकेशन की बात करूंगा मैं, जब आप केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए समझेंगे और उसका मतलब कि जो डीएनए है वो किन केमिकल एंटिटीज का बना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करेंगे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। Chemical structure of deoxyribonucleic acid। आपके बुक्स में डेफिनेशंस है डीएनए के रिलेटेड। अगर आप एज इट इज डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इसको मेमोराइज कर रहे हैं, सिर्फ आप याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इस डीएनए के स्ट्रक्चर को डेप्थ में समझना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो जो ये केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, यानी डीएनए बना किसका है, इसमें कौन कौन से एंटिटीज है। एक्चुअल में अगर हम डीएनए की बात करें तो हमको पता है डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सो पहला पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैं लिख रहा हूं, पॉलीमर। देखिए, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, उसका मतलब ये रहेगा जो ये न्यूक्लियोटाइड है ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट बनेगा। किसके लिए? डीएनए के लिए। दैट इज दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर गोइंग इनटू द पॉलीमराइजेशन, then they are giving rise to the formation of a structure that is called deoxyribonucleic acid. So it is our prime responsibility to understand, to get information about this nucleotide. क्योंकि जब आपको ये न्यूक्लियोटाइड समझ में आएगा, आप इजीली डीएनए के स्ट्रक्चर को कैप्चर, डीएनए के स्ट्रक्चर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। So let us talk about this nucleotide. फर्स्ट पॉइंट अगर आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए है, बट दिस न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स 3 एंटिटीज, केमिकल एंटिटीज। अब कौन कौन सी एंटिटीज? सबसे पहले जो एंटिटी इसमें रहते हैं न्यूक्लियोटाइड में, खासकर वो वाले न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए बनाने जाते हैं, उसमें पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर। दैट मीन्स, इसका मतलब वहां से ही बन रहा है कि ये जो शुगर है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट में 5 कार्बन रहने वाले हैं और उसका स्ट्रक्चर कुछ रिप्रेजेंट हम इस प्रकार से करते हैं कि यहां पे हम एक रिंग दिखाएंगे। सो यहां पे एक ऑक्सीजन आएगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। ये हमारा एक्चुअल में पेंटोज शुगर है और इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन रहते ही है। यहां पे मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्रेजेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये जो पेंटोज शुगर है इसमें एट पोजीशन और इसमें कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन लैक है। यहां पे ऑक्सीजन मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा, पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं दिखाने वाले। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो कार्बन नंबर 2 है पेंटोज शुगर का या राइबोज शुगर का, ये बनेगा डीऑक्सीराइबोज। अब इसको डीऑक्सीराइबोज क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज लैकिंग एन ऑक्सीजन एट कार्बन नंबर 2 और यही फैक्टर बनता है किसको नाम रखने के लिए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और कहीं ना कहीं यही एक फैक्टर है जो कि डिफरेंशिएट आगे करवाएगा
डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को किससे? राइबोन्यूक्लिक एसिड से, यानी आर्गेनिक से। फिलहाल मेरा वो टॉपिक नहीं है, उस पे मैं बात नहीं करूंगा। चलिए, यहां पे जो ये पेंटोस शुगर है, ये डिऑक्सीराइबोस वाला है, लेकिन और एक एंटिटी आ जाती है इसमें, उस एंटिटी का नाम है नाइट्रोजनस बेस, जो कि कार्बन नंबर फर्स्ट पे जुड़ता है। कौन सा? नाइट्रोजनस बेस। सो यहां पे एक्चुअल में जो नाइट्रोजनस बेस है, दूसरी केमिकल एंटिटी, वो 4 है। There are of 4 types. There are 4 different nitrogenous bases. कौन सा है? एक एडेनिन है, दूसरा गुआनिन है, साइटोसिन है और थायामीन है। लेकिन ये जो मैं अलग से यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जो नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे सिर्फ आप यहाँ पे करें पेंटोस शुगर, दूसरा कौन सा रहेगा? नाइट्रोजनस बेस। ये 2 प्रकार के रहते हैं। दे आर हैविंग देयर 2 टाइप्स, मेन 2 टाइप्स ब्रॉडली स्पीकिंग। एक टाइप यहां पे रहेगा प्यूरिन्स, एक टाइप यहां पे रहेगा पिरिमिडिन्स। सो यहां पे आपको देखना है प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में आ जाएंगे एडेनिन और गुआनिन में फर्स्ट अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और यहां पे जो पिरिमिडिन में आएगा वो आएगा साइटोसिन एंड थायामीन। लेकिन अगर हम इनके डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे, नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस, उससे पहले क्यों ना हम उनका जो मेन टाइप है, जैसे कि प्यूरिन है, पिरिमिडिन है, हम इन 2 के बीच में जो डिफरेंसेस लाई हो रहे हैं उनके बारे में हम सीखने की कोशिश करते हैं। सो जो प्यूरिन्स है ये नाइट्रोजनस बेसिस है, और पिरिमिडिन्स भी नाइट्रोजनस बेसिस है, लेकिन डिफरेंस कहां? उनके स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस कैसा? मैं आपको बोलूंगा यहां पे, जो प्यूरिन्स रहते हैं वो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स रहते हैं। क्या रहते हैं? कॉम्प्लेक्स। यहां पे दिखाऊंगा मैं, साथ साथ में इसके नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि सेल्फ नोट्स जो रहते हैं वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल है। ओके, सो यहां पे अगर प्यूरिन में एक स्ट्रक्चरली दिखाऊंगा, जो प्यूरिन है इसमें ऑब्वियसली ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी रहेंगे। वही तो वजह, वही तो इसका रीजन बनता है इसको क्यों हम नाइट्रोजन बेस बोलते हैं। लेकिन फिलहाल जो मैं यहां समझाने जा रहा हूं वो है डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। डिफरेंस ये है, यहां पे अगर नाइट्रोजन है, यहां पे भी अगर नाइट्रोजन है, लेकिन ये एक्चुअल में आपको बताते चलूं इसका डबल रिंग रहता है। प्यूरिन्स का डबल रिंग रहता है, और पिरिमिडिन्स का मैं यहां पे दिखाऊंगा, ये रहा प्यूरिन, और इसके साथ अगर मैं पिरिमिडिन का दिखाऊंगा उसका सिंगल रिंग रहता है। सो स्ट्रक्चरली जो स्ट्रक्चर है दोनों टाइप के नाइट्रोजनस बेस का, उसमें डिफरेंस है। किसमें? यानी जो प्यूरिन्स रहेंगे वो डबल रिंग वाले रहने वाले हैं, और जो पिरिमिडिन्स रहेंगे वो क्या? सिंगल रिंग रहने वाले हैं। ओके, और यहां पे अब एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन कौन किसमें आता है वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। यानी एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन्स है, साइटोसिन और थायामीन पिरिमिडिन्स है, और यही नाइट्रोजन बेसिस कार्बन नंबर फर्स्ट पे जुड़ते हैं। किसके कार्बन नंबर फर्स्ट पे? जो हमारा डिऑक्सीराइबोस शुगर है। और ये नाइट्रोजनस बेस या तो भी यहां पे अलग से एडेनिन आएगा, या तो भी यहां से गुआनिन आएगा, या साइटोसिन आएगा, या कभी थायामीन आएगा। तो वो एक मेन फैक्टर है इस न्यूक्लियोटाइड को नाम देने के लिए। फिलहाल तो इसने न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाया है। फिलहाल जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ा, यहां पे नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर फर्स्ट पे जुड़ता है, और जो लिंकेज रहती है नाइट्रोजनस बेस और कार्बन के बीच में, वो लिंकेज कौन सी है? उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मैं भी कभी इसको आस्क किया जाए आपके नेक्स्ट आपके आने वाले एग्जाम्स में। सो यहां पे आप लिखिए
इज, ये है ग्लाइकोसाइडिक, कौन सा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, सो यहां पे अभी जो ये दो स्ट्रक्चर जुड़ गए, इनका जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, किसका, डीऑक्सीराइबोस शुगर का और किसका दिख रहा है, नाइट्रोजनस बेस का। इनको टुगेदर हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। आपके बुक्स में दिया हुआ है, आपको सिर्फ रिमेंबर करना है। सो यहां पे नाइट्रोजनस बेस विद डीऑक्सीराइबोस शुगर, इनको टुगेदर हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। व्हाट दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। बट स्टिल एक कंपोनेंट अभी मिसिंग है। जब वो कंपोनेंट जुड़ेगा, जब वो कंपोनेंट अटैच हो जाएगा राइबो शुगर पे, तब जाके न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और वो कंपोनेंट कौन सा है, वो कंपोनेंट है फॉस्फेट। कौन सा शाबाश, वो कंपोनेंट है, वेरी गुड, फॉस्फेट ग्रुप। और वो फॉस्फेट ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन लाइक ऐसी है, हमारे पास एक फॉस्फेट रहता है, इसके साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े रहते हैं और इसको हम PO4 मैन से दिखाते हैं। और ये कहां पे जुड़ता है, ये जुड़ता है डीऑक्सीराइबोस शुगर के कार्बन नंबर 5 पे। तो यहां पे मैं दिखाऊंगा ऑक्सीजन, यहां पे फॉस्फोरस और ये ऑक्सीजन, ओके, और ऑक्सीजन। सो यहां पे देखें 3 कंपोनेंट अभी मिले हैं। राइबो शुगर मिला है किसके साथ, नाइट्रोजन बेस के साथ। राइबो शुगर पे अटैच हुआ है, क्या अटैच हुआ है यहाँ पे, फॉस्फेट ग्रुप। सो 3 कंपोनेंट मिला के दे रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। टुगेदर 3 कंपोनेंट्स give rise to the formation of this nucleotide, like what and what। पहला राइबो शुगर आएगा, डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबो शुगर, यहाँ पे आएगा नाइट्रोजनस बेस, फिर कार्बन नंबर 5 पे जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप, तो न्यूक्लियोटाइड बना। क्या बना यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड। सो यहाँ पे अगर मैं ये भी कहूं कि जो न्यूक्लियोसाइड अब कौन सा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना। जो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या आएगा आपको, सिर्फ नाइट्रोजन बेस, और क्या आएगा आपका यहाँ पे, शाबाश, आपका आएगा डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये न्यूक्लियोसाइड बना रहा है। लेकिन अगर इस न्यूक्लियोसाइड प्लस में फॉस्फेट ग्रुप बताऊं तो वो क्या बनेगा, शाबाश, फॉस्फेट ग्रुप, वो क्या बनेगा, वो तब जाके बनाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड। सो जितनी भी इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियोटाइड के रिलेटेड, वो मैंने आपके सामने रखी है, और आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये जुड़ जाते हैं, ये बनाते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब दूसरे नेक्स्ट वीडियो में मैं एड्रेस ये भी करूंगा कि जब यहाँ पे अलग टाइम में अलग नाइट्रोजनस बेस आएगा, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने मैं कोट करना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे एडेनिन आया, क्या आया, एडेनिन, तो वो बनेगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट लाइक दिस। और जो इसके स्ट्रक्चर है अलग अलग, एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसा है, गुआनिन का स्ट्रक्चर कैसा है, साइटोसिन का स्ट्रक्चर कैसा है, थायमिन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। लेकिन केमिस्ट्री के बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में आपको उनके स्ट्रक्चर भी पढ़ने पड़ेंगे, और वो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तब जाके आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स जो नेसेसरी है डीएनए के स्ट्रक्चर बनाने के लिए, किनके बीच में, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के बीच में, जैसे एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ जाते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाते हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। इसी प्रकार से गुआनिन से साइटोसिन जुड़ता है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो वो समझने के लिए आपको यहाँ पे एग्जैक्टली में क्या समझना होगा, जो नाइट्रोजनस बेस से अलग अलग टाइप्स के एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, उनके स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। और फिलहाल मैं ये बोल रहा हूं, जो अगर यहाँ पे एडेनिन जुड़ा तो एक न्यूक्लियोटाइड बना, जिस न्यूक्लियोटाइड का नाम हम दे रहे हैं एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। सेम इज द केस, अगर गुआनिन जुड़ेगा, अगर साइटोसिन जुड़ेगा, अगर थायमिन जुड़ेगा, तो तब वो न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट रहेगा किसके कंपेयर में, एडेनिन के कंपेयर में। ओके, सो यहाँ पे ये आपके पास फुल्ली इंफॉर्मेशन आई हुई है कि एक न्यूक्लियोटाइड
किन किन केमिकल एंटिटीज का बनता है। अब यही न्यूक्लियोटाइड उठ के क्या बनाएंगे, ये पॉलीमराइजेशन में आ जाएंगे। सपोज मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे ये किस में आ जाएंगे, पॉलीमराइजेशन में आ जाएंगे। सो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमर बनाते जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं पे एक्चुअल में क्या वहां पे स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसीलिए वहां पे डीएनए को बोलते हैं हम डेफिनेशन में, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सो इसकी रिमेनिंग इंफॉर्मेशन जो पढ़ने वाले हम कि वो पॉलीमराइजेशन में कैसे आते हैं, न्यूक्लियोटाइड का कौन सा कार्बन जुड़ता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, और वहां पे वो आहिस्ता आहिस्ता से पॉलीमराइजेशन में जाते हैं और फिर वो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके आने वाले वीडियोस आप देखते रहें, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता रहूंगा, ऑनेस्टली पढ़ाते जाऊंगा, और जो कॉन्सेप्ट्स इजी वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, वो आपके सामने लाते जाऊंगा। आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें और उन तक प्लीज मेरा वीडियो पहुंचाएं जो बेचारे बड़े बड़े एकेडमीज में जाके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। सो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है एक्चुअल में यूट्यूब पे आने का, वो यही है। थैंक यू वेरी मच। आने वाले वीडियो मैं आपको फिर से मिलूंगा, तब तक दीजिए इजाजत। गुड बाय।